हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 पढ़ने जा रहे हैं। मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट 4 है। और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मॉडल पेपर 2 नहीं मिल रहा है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारी वीडियोस हैं। ओके, चलिए फिर पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, द फिगर ऑफ स्पीच इज। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इस क्या कह रहा है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यहाँ पे दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे से कंट्रास्ट कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है? दो अपोजिट सेंटेंस या दो अपोजिट फ्रेज एक साथ होते हैं और एक साथ आते हैं, उसे ही एंटीथीसिस हो जाता है। और ऑक्सीमोरोन क्या होता है? ऑक्सीमोरोन होता है टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं, वो दो अपोजिट वर्ड्स रहते हैं, दो विलोम शब्द एक साथ रखे जाते हैं, वो हो गया ऑक्सीमोरोन। यहाँ पे दो अपोजिट, यहाँ पे क्या होता है? फ्रेज होता है और सेंटेंस होता है, यहाँ पे रखे जाते हैं, तो वो हो जाता है एंटीथीसिस। ओके, नेक्स्ट है हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म। हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म आर द टर्म्स गिवन। ये दोनों टर्म्स किसने दिए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया ये दोनों टर्म्स। कौन से टर्म्स? हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म। और इसमें स्टूडेंट्स, इसमें जो भी आपको क्वेश्चन नए लग रहे हैं या फिर जो भी अननोन क्वेश्चन है, उसको आप क्या करिए, एक नोटबुक लीजिए और वहाँ पे नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपका एक अच्छा खासा नोट्स भी बन जाएगा इस वीडियो से। आपको सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन आंसर है, इसमें बहुत सारे फैक्ट भी मिल जाते हैं और उससे आपको एक अच्छा खासा नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जा रहा है, और आपको नहीं पता है तो आपको रिवीजन करने के लिए उसको नोटबुक में नोट डाउन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। Coleridge's poetry is remarkable dash the perfection of its execution. Fill in the blank with correct preposition. यहाँ पे क्या भरना है? करेक्ट preposition भरना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉर। यहाँ पे हम क्या भरेंगे? फॉर भरेंगे। रिमार्केबल फॉर द परफेक्शन ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट, Ivory readily adapt itself dash the carver's art. Fill in the blank with correct preposition. यहाँ पे भी आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? फिल क्या किया जाएगा? डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, 2 भरा जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अशोका although tolerant dash competing creeds was personally an ardent Buddhist. Fill in the blank with correct preposition. यहाँ पे भी करेक्ट preposition आपको फिल करनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ। टॉलरेंट ऑफ यहाँ पे फिल करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो हु सेज। ये किसका स्टेटमेंट है? देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये कौन कहता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैमलेट ही कहता है। और किस में है ये स्टेटमेंट? हैमलेट में ही है। हैमलेट में हैमलेट ही कहता है। नेक्स्ट, कीप अप योर ब्राइट शोवर्स फॉर द ड्यू विल रस्ट देम गुड सिग्नोयर You shall more command with ears than with your weapons are the lines which are addressed to Brabantio, Rodrigo and officers. ये जो लाइनें हैं keep up your bright showers for the dew will rush them, ये जो लाइनें हैं ये एड्रेस किसको की गई है? ब्रेबेंशियो को की गई है, रोड्रिगो की गई है और ऑफिसर्स को की गई है। किसके द्वारा की गई है? यहाँ पे ये पूछ रहा है, बाई लग गया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके द्वारा की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओथेलो के द्वारा ये की गई है। ये ओथेलो ने बोला है और किसको एड्रेस किया है? इन तीनों को। नेक्स्ट, हु एडमायर्स शेक्सपियर फॉर द वे हिज कैरेक्टर्स पोर्ट्रे द जनरल पैशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नेचर। ये किसने एडमायर किया है? शेक्सपियर के इस तरीके को किसने एडमायर किया? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉनसन इन प्रीफेस टू शेक्सपियर।
नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स मैकबेथ वॉज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स होम। यहाँ पे पूछ रहा है शेक्सपियर के मैकबेथ में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो अनटाइमली रिप्ड हुआ था, मतलब अनटाइमली पैदा हुआ था अपने मदर्स के वोम से। जैसे आज जैसे देख लो, जब बच्चे पैदा होते हैं तो ऑपरेशन से होते हैं, उस समय मैकबेथ में भी कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो ऑपरेशन से हुआ था, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकडफ। नेक्स्ट, विच पोएम यूजेस टर्जारीमा। टर्जारीमा किस पोएम में यूज़ हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैली की ओड टू द वेस्ट विंड में शैली ने यूज किया है टर्जारीमा का, किसमें, ओड टू द वेस्ट विंड में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही है VACABULARY, वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी मीन्स क्या होता है, शब्दावली। क्या होता है, शब्दावली। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा मिस स्पेल्ट वर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, ट्रांसेंडेंट। इसमें एरर है, इसमें क्या, TRANSCENDENT होना चाहिए। यहाँ पे ए की जगह पे क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ट्रांसेंडेंट। ओके, तो इसका मतलब होता है उत्कृष्ट। क्या होता है, उत्कृष्ट या श्रेष्ठ या उत्तम, ट्रांसेंडेंट। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, DANT नहीं होगा, DENT होगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। अब यहाँ पे करेक्ट हमको पंक्चुएट करना है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आई लॉफ्ड, फिर आपका यहाँ पे सेमी कॉलन का मार्क है, आई सेंग, फिर सेमी कॉलन का मार्क है, आई डांस विद यू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कॉमाज इज। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो सेंटेंस है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये पूरा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर है, इसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आपका सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है आई सेड, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं इसको। और जो आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ओके, तो यही पूछा है कि ये जो इसके अंदर है, कॉमास के अंदर, इस सेंटेंस को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे सिर्फ यही पूछा था। और इधर वाले को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और इधर वाले को, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इधर को रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ मेलाइन इज। मेलाइन की एंटोनिम बताना है। तो मेलाइन मीन्स क्या होता है, दुष्ट। क्या होता है, दुष्ट, दुष्ट या नुकसानदेह। क्या होता है, नुकसानदेह। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका एंटोनिम पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेज। प्रेज मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। ओके, नेक्स्ट, द वर्ड यूज फॉर अ लाउड आर्ग्यूमेंट। लाउड आर्ग्यूमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मीन्स क्या होता है, तकरार या विवाद। इसका मतलब क्या होता है, तकरार, विवाद, तकरार या विवाद। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एक लाउड आर्ग्यूमेंट होता है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, तो अल्टरकेशन। नेक्स्ट, द वर्ड फॉर द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी इज। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक पक्ष को लाभ देने की क्रिया को क्या कहते हैं, वन पार्टी, एक पार्टी को लाभ देने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी, अपीजमेंट। क्या कहा जाता है, अपीजमेंट। तो अपीजमेंट मीन्स क्या होता है, शांति। ओके, नेक्स्ट,
फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी ड्यू टू रेस और जेंडर इज। रेस या जेंडर के कारण जो श्रेष्ठता की भावना होती है उसे क्या कहा जाता है? रेस मीन्स क्या होता है? जाति। क्या होता है? जाति। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। जाति या लिंग के कारण जो श्रेष्ठता की भावना होती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोवेनिज्म। क्या कहते हैं? सोवेनिज्म। सोवेनिज्म मीन्स क्या होता है? अंधराष्ट्रीयता। लिख लीजिएगा आप लोग, अंधराष्ट्रीयता। एक मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोवेनिज्म। इसका मतलब होता है अंधराष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता, जिसको उर्दू में बोलते हैं कौमप्रस्ती। अगर आपको अंधराष्ट्रीयता नहीं समझ में आ रहा है तो उसको उर्दू में बोलते हैं कौमप्रस्ती। जो किसी रेस या जेंडर के कारण जो श्रेष्ठता की भावना रखता हो उसे क्या बोलते हैं? सोवेनिज्म। नेक्स्ट, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे करेक्ट नरेशन बतानी है। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू वॉच द मूवी। तो ये आपका ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है, इसको किस में करना है? डायरेक्ट में करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेट। आपको यहाँ पे लेट अस से ही, क्योंकि यहाँ पे दैट वी शुड है तो हमको हमारा डायरेक्ट में क्या आना चाहिए? लेट अस आना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो टू वॉच द मूवी। क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए, जब भी आपका फर्स्ट पर्सन आता है और थर्ड पर्सन आता है तो लेट अस को हम किस में चेंज कर देते हैं? दैट वी शुड में कर देते हैं। और हमारा अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन में रहे तो लेट अस को हम किस में करते हैं? दैट दे शुड में करते हैं। और अगर एक भी, चाहे सब्जेक्ट हो गया चाहे ऑब्जेक्ट हो गया, एक भी फर्स्ट पर्सन में आ गया तो हम लेट अस को किस में चेंज कर देते हैं? दैट वी शुड में कर देते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड। यहाँ पे भी करेक्ट करना है हमको, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। माई टीचर हैज़ लिटरेरी नॉलेज दैट इज नॉलेज ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनेक्रोनिज्म। बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? एनेक्रोनिज्म। एनेक्रोनिज्म क्या होता है? कालक्रम। काल, ये एल है, सॉरी ये ला है, कालक्रम। एनेक्रोनिज्म, ANACHRONISM। एनेक्रोनिज्म मतलब कालक्रम। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ होस्ट। होस्ट मीन्स क्या होता है? होस्ट के दो मतलब होते हैं। एक होस्ट होता है झुंड और एक होस्ट होता है मेज़बान। क्या होता है? मेज़बान। तो यहाँ पे पूछा है कि इसका एंटोनिम क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेस्ट। गेस्ट मीन्स क्या होता है? मेहमान। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ चेंजिंग इनटू अ डिफरेंट फॉर्म और अपीयरेंस स्पेशली अ फैंटास्टिक और ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क मीन्स क्या होता है? विचित्र। ग्रोटेस्क वन इज नोन एज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एक अलग रूप या उपस्थिति में बदलने का कार्य, एक डिफरेंट फॉर्म या अपीयरेंस में बदलने के कार्य खास तौर पर विशेष रूप से एक शानदार या विचित्र रूप से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसमोग्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसमोग्रिफिकेशन। इसका मतलब होता है स्थानांतरण। नेक्स्ट, एक्सोरिसाइड इज। एक्सोरिसाइड मीन्स क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। किलिंग ऑफ वंस वाइफ। पत्नी की हत्या को क्या कहते हैं? एक्सोरिसाइड। इसका देख लेते हैं पहले का। किलिंग ऑफ वंस किड्स, बच्चे की हत्या को क्या कहते हैं? फिलिसाइड। क्या कहते हैं? फिलिसाइड। FILLICIDE, फिलिसाइड। किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, अपने ही पति की हत्या को क्या कहते हैं? मैरिटिसाइड।
MARTICIDE, साइड मीन्स होता ही है हत्या, तो क्या हो जाएगा मैटिसाइड। एंड सी का देखते हैं किलिंग ऑफ वंस रिलेटिव्स, ये आप मुझे बताएंगे कि किलिंग ऑफ वंस रिलेटिव्स इसे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, आई एम वेटिंग। नेक्स्ट, क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट अंडर ओथ इज, यहाँ पे कह रहा है कि शपथ के तहत झूठे बयान देने के आपराधिक जो आपका क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब झूठे बयान देना, एक शपथ खा लेना मतलब कसम खा लेना, उसके बाद भी एक फॉल्स स्टेटमेंट देना, वो क्या कहलाता है क्रिमिनल ऑफेंस, तो उसे क्या कहते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा परजरी। परजरी मीन्स क्या होता है झूठी गवाही, क्या होता है झूठी गवाही, ठीक है, मतलब शपथ के तहत झूठे बयान देने का जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो क्या है, एक परजरी है। परजरी मीन्स क्या होता है झूठी गवाही, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द पर्सनल आउटफिट ऑफ अ ब्राइड, क्लॉथ्स एंड एक्सेसरीज एंड लिनेंस, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ब्राइड है, ब्राइड के जो पर्सनल आउटफिट हैं, व्यक्तिगत आउटफिट हैं, कपड़े, सामान, एक्सेसरीज मीन्स क्या होता है सामान, एंड लिनन, लिनन मीन्स क्या होता है एक प्रकार का कपड़ा होता है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, मतलब ब्राइड के पर्सनल आउटफिट, कपड़े, सामान और लिनन, तो ये सब सारे क्या कहलाते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ट्रूसो, क्या कहलाते हैं ट्रूसो। ट्रूसो मीन्स क्या होता है दुल्हन का साज सामान, मतलब या तो दहेज, दहेज भी बोल सकते हैं और इसका एक बोल सकते हैं दुल्हन का साज सामान। ओके, नेक्स्ट, अ ब्लाइंड डेट इज, ब्लाइंड डेट क्या होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पहला ही है मीटिंग विथ समवन, ऐसे पर्सन से मिलना यू डोंट नो, जिसको आप नहीं जानते, उसे क्या कहते हैं ब्लाइंड डेट। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है, क्या है, सम ग्रेन्स आर एट लीस्ट एज न्यूट्रियस एज राइस, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा पहला ही है सम अदर ग्रेन्स आर परहैप्स मोर न्यूट्रियस देन। कंपैरेटिव में क्या करना रहता है आपको देन लगाना रहता है, और जो एडजेक्टिव है ये एज है, ये आपके पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको क्या करना रहता है, दोनों को रिमूव करके आपको इसके आगे क्या लगा देना रहता है, इसके आगे मोर लगा देना रहता है, अगर वो कंपैरेटिव डिग्री में कर देना रहता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड नेगेटिव एज सुन एज वी कम आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ पे क्या करना है, असर्टिव है इसको नेगेटिव में चेंज करना है, जब भी स्टूडेंट जब भी एज सुन एज आए, तो अगर सेंटेंस कह रहा है कि इसको नेगेटिव करो, तो एज सुन एज का नेगेटिव क्या है नो सूनर है, और नो सूनर का पॉजिटिव क्या है एज सुन एज है। ओके, जब नो सूनर आएगा बस आप इतना ही देख लीजिएगा कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है कि नहीं, और फिर एक और चीज़ देख लीजिएगा उसका पेयर देन से बना है कि नहीं, उसके बाद वो सेंटेंस सही है। तो देख लेते हैं किस में है, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब और प्लस देन का पेयर किस में है, देखते हैं। पहला देख लेते हैं, नो सूनर डिड वी कम आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, इसमें नो सूनर हेल्पिंग वर्ब लगा है और देन का पेयर भी है। दूसरा है नो सूनर डिड वी केम आउट देन, इसमें देन आया हुआ है। तीसरा है एज सुन एज ही कर दिया है, और चौथा है वी डिड नॉट, तो ये तो ऐसे ही कट गए, और ये इसलिए गलत है क्योंकि देन आपका पेयर नहीं है बल्कि देन पेयर है। नो सूनर का पेयर किससे बनता है देन से, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए ही हो जाएगा, सारा गलत हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए फॉर एप्पल। फिर से बता दे रहे हैं एक मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहला है नो सूनर डिड वी कम आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब भी एज सुन एज से आए तो उसका नेगेटिव करना है तो नो सूनर करो, नो सूनर का पॉजिटिव आए तो एज सुन एज करो, और एज सुन एज में कॉमा लगता है। नेक्स्ट, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन, ही वॉज क्वाइट टायर्ड ही कुड स्कार्सली स्टैंड, यहाँ पे दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो पहला देखते हैं, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, तो पहला ही सही है, ही वॉज सो टायर्ड वो इतना ज़्यादा थक गया है, दैट कि कुड स्कार्सली स्टैंड कि बहुत मुश्किल से वो खड़ा हो पा रहा है, खड़ा हो सका है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल वर्ड,
यहाँ पे फिल करना है आई एम बैडली इन नीड, क्या लगेगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ मनी। नेक्स्ट, ही एज वेल एज आई डैश गिल्टी, यहाँ पे क्या लगेगा। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। जब भी दो नाउन आए या दो सब्जेक्ट आए, दो नाउन आए या दो प्रोनाउन आए या दो सब्जेक्ट के बीच में आपका एज वेल एज आ जाए, टुगेदर आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, अलोंग आ जाए, अलोंग विद आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, बिसाइड टू आ जाए, बिसाइड आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आ रहे हैं या दो नाउन के बीच में आ रहे हैं तो हम हमेशा अपनी वर्ब किसके हिसाब से रखते हैं, पहले वाले। जैसे यहाँ पे ही और आई के बीच में क्या आया है, एज वेल एज, तो यहाँ पे हमको वर्ब भरनी है तो हम वर्ब किसको देख के रखेंगे, पहले वाले से। तो पहला क्या है, ही क्या है, एक सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम तो रखा नहीं जाएगा, ना विल ना आर, तो हम क्या फिल करेंगे, इज, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इज। ओके, नेक्स्ट, मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी एज योर चॉइस। यहाँ पे पूछ रहा कौन सी एरर है, द ब्रिटिशर्स ट्रीटेड इंडियन स्लेव, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी में ही एरर है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, इंडियन स्लेव्स में आ जाएगा ट्रीटेड इंडियन एज स्लेव, क्या आ जाएगा, एज स्लेव, कि जो ब्रिटिश के लोग जो थे उन्होंने जो इंडियंस को ट्रीट करते थे वो कैसे, एज ए स्लेव करते थे, गुलाम की तरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन एज स्लेव्स। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, योर रूड बिहेवियर डिसप्लीज्ड मी, यहाँ पे क्या करना है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको किस में करना है, पैसिव वॉइस में करना है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर रूड, ये किस में है, पास्ट में है, पास्ट का पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, वाज या वर, तो हम सबसे पहले मी को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, वॉज रखेंगे, तो देखते हैं किसमें वॉज है, मी का सब्जेक्ट बनेगा तो आई होगा, पहला देख लेते हैं, आई है, उसके बाद वॉज है, उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, इसमें भी वही है, आई फिर वॉज, बी वाला तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि इसमें एम आ रहा है, पहला और दूसरा में से कोई आंसर हो सकता है, तो पहला आई के बाद वॉज आया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, डिसप्लीज आया है, यहाँ पे भी आपका डिसप्लीज आया है। अब यहाँ पे सही क्या होगा, डिसप्लीज के साथ आपका क्या, कौन सा प्रीपोजिशन आता है, एट आता है, बाई नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट, आई वॉज डिसप्लीज एट योर रूड बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, इसमें भी आपको वॉइस चेंज करना है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज एम आर, तो यू को हम क्या बना देंगे, यू को हम सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर आएगा, यू आर, और नो जो हो जाएगा जब पैसिव वॉइस में आएगा तो नोन टू हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू आर नोन टू मी, इसमें बाई नहीं लगेगा, जब भी नो आता है तो नो पैसिव वॉइस में नोन टू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इन वोग इज, ठीक है, इन वोग इज, वोग मिस क्या होता है, वोग मिस होता है प्रचलन या फैशन, वोग मिस क्या होता है, फैशन, प्रचलन या फैशन, तो वही पूछ रहा है कि इन वोग इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन फैशन, क्योंकि इसका मतलब ही होता है, वोग मिस होता ही है प्रचलन या फैशन। नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं, द पेरेंट्स आर नेवर फेड डैश विद दियर चिल्ड्रन, तो फेड के साथ क्या आता है, फेड अप, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेड अप, फेड अप मीन्स क्या होता है, परेशान, तंग या त्रस्त, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से कभी भी फेड अप नहीं होते हैं, फेड अप मतलब कभी परेशान नहीं होते हैं, और एक चीज़ और, फेड अप के साथ हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन आती है, विद, फेड अप विद, फेड अप विद मीन्स होता है परेशान होना। नेक्स्ट 38 का है, ही वॉज एक्सक्लूडेड डैश द टीम, यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसे टीम से निकाल दिया गया है,
कोई चीज़ कहीं से निकलती है या कोई चीज़ किसी से जुदा होती है तो हम वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? तो वहाँ पे हम क्या, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या होते हैं? अलग होते हैं। कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जुदा होती है, दूर होता है, तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसे टीम से निकाल दिया गया, वो निकल गया टीम से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट 39। द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या है? द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया इज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बैक्टीरियम। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ अ सूटेबल वर्ब, यहाँ पे आपको सूटेबल वर्ब भरना है। देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम बुक्स। बुक्स को आप देखिए, बुक्स क्या है हमारा? प्लूरल नाउन है। सम क्या है? सम की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सम एक एडजेक्टिव है। तो इसको तो देख के हम अपनी वर्ब नहीं रखेंगे, सम को देख के हम किसको देख के रखेंगे? बुक्स को। बुक्स क्या है? बुक नहीं है, बुक्स है, यानी कि प्लूरल नाउन है, तो हमको प्लूरल ही रखा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा? 40 का क्या हो जाएगा? सी। तो देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ब, यहाँ पे भी सूटेबल वर्ब भरना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर, तो राइट आंसर हो जाएगा वॉज फाउंड। ओके, 41 का डी, तो 41 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, द टीचर मेड मी वेट, अब इसको भी किस में कर देना है? पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। ये पास्ट में है तो इसका हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होगा। मी को हम क्या कर देंगे? आई में चेंज कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई वॉज मेड टू वेट बाई द टीचर। यहाँ पे मी क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई बन जाएगा। फिर इसका हेल्पिंग वर्ब हम रखेंगे वॉज, फिर मेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर ये जो नॉन फिनिट वर्ब है इसको रख देंगे टू वेट, फिर उसके बाद टीचर को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई लगा देंगे। नेक्स्ट, मिल्टन हैज़ डिस्क्राइब्ड गोल्ड एज प्रीसियस बेन इन पैराडाइज लॉस्ट, प्रीसियस बेन इज द इंस्टेंस ऑफ, यहाँ पे मिल्टन ने जो प्रीसियस बेन जो यूज किया है किसके लिए, किस में यूज किया है? पैराडाइज लॉस्ट में। तो ये प्रीसियस बेन ये किसका उदाहरण है? ये पूछ रहा है। तो किसका उदाहरण है यहाँ पे? प्रीसियस बेन क्या होता है? प्रीसियस मीन्स क्या होता है? कीमती। बेन मीन्स क्या होता है? अभिशाप। तो क्या हो जाएगा? कीमती अभिशाप। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? दो अपोजिट वर्ड्स है कि नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरोन। ओके, बेन मीन्स क्या होता है? अभिशाप। नेक्स्ट, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज इन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, बार बार एफ करके इसकी साउंड निकल रही है। कैसी? एफ वाली। तो एफ क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। जब भी कॉन्सोनेंट की ध्वनि निकलेगी यानी कि कॉन्सोनेंट का साउंड निकलेगा तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? तो एलिट्रेशन होगा। और जब वॉवेल साउंड निकलेगा तो वहाँ पे एसोनेंस होगा। ठीक है, वाउल साउंड आता है बार बार तो वहाँ पे वाउल साउंड, अगर वाउल साउंड यानी कि स्वर की ध्वनि बार बार आ रही है तो वो आपका एसोनेंस हो जाएगा। और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की ध्वनि बार बार आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। तो यहाँ पे एफ की बार बार आ रहा है, आपको इसमें नहीं जाना है, आपको साउंड में जाना है कि किसका साउंड निकल रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, इट इज़ अ 2 syllable फूट ऑफ वर्ड्स इन विच द स्ट्रेस फॉल्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल, इट इज़ नोन एज, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ड्स के फुट का 2 syllables इसमें है जो कि क्या है? स्ट्रेस है। फर्स्ट सिलेबल क्या है? स्ट्रेस है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो आयम्बस जो है, आयम्बस में भी 2 syllables होते हैं, बट पहला वाला क्या होता है? अनस्ट्रेस होता है, दूसरा वाला क्या होता है? स्ट्रेस होता है। स्पॉन्डी क्या होता है? स्पॉन्डी में 2 syllables होते हैं, दोनों स्ट्रेस होते हैं। ट्रॉकी क्या होता है? ट्रॉकी में भी 2 syllables होते हैं, पहला वाला स्ट्रेस होता है, दूसरा वाला अनस्ट्रेस, यानी कि आयम्बस से ये उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे भी वही क्वेश्चन कह रहा है कि 2 syllables है, जो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट syllables क्या है? स्ट्रेस है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रॉकी। एक मिनट, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉकी। ट्रॉकी में पहला क्या होता है? स्ट्रेस होता है, और दूसरा क्या होता है? उसका 2 syllables होते हैं, पहला स्ट्रेस, दूसरा अनस्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट,
अब मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया 46 का। सिंबल पहला देख लेते हैं। सिंबल समथिंग विच इज सिमल्टेनियसली इटसेल्फ एंड अ साइन ऑफ समथिंग एल्स। दूसरा है टोन, द मैनर इन विच एन ऑथर प्रेजेंट एटीट्यूड। टोन क्या करता है, जो कि एक ऑथर एटीट्यूड प्रेजेंट करता है। इमेजरी क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन थ्रू लैंग्वेज ऑफ अ सेंसरी एक्सपीरियंस। एक सेंसरी एक्सपीरियंस के लैंग्वेज के थ्रू ही रिप्रेजेंटेशन होता है। पर्सोना क्या होता है, अज्यूम्ड स्पीकर ऑफ द पोएम, जो पोएम का स्पीकर होता है। तो ये सारे सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, थीम इज, थीम क्या है, थीम क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, द इनसाइट अबाउट ह्यूमन लाइफ एक्सप्रेस्ड इन अ लिटरेरी वर्क। मतलब एक ह्यूमन लाइफ के बारे में एक इंसाइट होता है जो एक्सप्रेस, जो जिसमें एक्सप्रेस होता है किसमें, लिटरेरी वर्क में। नेक्स्ट, द लास्ट टाइगर इज अ नॉवेल ऑफ, ये किसका नॉवेल है, द लास्ट टाइगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे भी ये मैच करने वाला है। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो सिमिलर कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है। अंडर स्टेटमेंट द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, ये किसका अपोजिट होता है, हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट होता है, जहाँ बातें बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, हाई हाई बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं हाइपरबोली या फिर ओवर स्टेटमेंट। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर स्टेटमेंट। अंडर स्टेटमेंट क्या होती है, बातें उतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जाता, तो इसे और भी बोलते हैं मियोसिस, मियोसिस के नाम से ये जाना जाता है। ये भी सही है। दूसरा क्या है, एस्थेटिक्स द थ्योरी ऑफ आर्ट, आर्टिस्टिक, बिल्कुल कला के लिए ये फेमस है। एंड 4 है फॉर्मेलिज्म, रिलाइज हैवली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्म्स इन अ वर्क। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे यहाँ पे सही हैं, ऑल आर करेक्ट। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। नेक्स्ट, डॉपलगैंगर मीन्स, डॉपलगैंगर क्या होता है, डॉपलगैंगर मतलब होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी, इसका मतलब होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल वॉकर। नेक्स्ट, डबल राइम इज ऑल्सो कॉल्ड, डबल राइम को और क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेमिनाइन राइम। फेमिनाइन राइम क्या होता है, फेमिनाइन राइम जिसका एंड होता है अनस्ट्रेस सेलेबल पे। फेमिनाइन राइम जिसका एंड किस पे होता है, अनस्ट्रेस सेलेबल। बस इतना याद रखो कि फेमिनाइन राइम क्या होता है, जिसका एंड होता है अनस्ट्रेस सेलेबल पे। जैसे हम बोलते हैं डाइसिंग, इंटाइसिंग, इसको बोलने में ज़रा सा भी हमको स्ट्रेस नहीं आता है, हम जल्दी से बोल लेते हैं इंटाइसिंग, डाइसिंग। स्ट्रेस आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसी को ही फेमिनाइन राइम कहते हैं। इसके एंड में क्या होता है, ये अनस्ट्रेस सेलेबल्स होता है। मस्कुलिन राइम क्या होता है, मस्कुलिन राइम होता है, इसका एंड होता है स्ट्रेस सेलेबल पे होता है। जैसे हमने बोल दिया हेल्स, टॉल्स, कहीं ना कहीं हमको इस पर क्या करना पड़ रहा है, स्ट्रेस करना पड़ रहा है, तो ये हो गया। मस्कुलिन राइम क्या होता है, इसका एंड किस पे होता है, स्ट्रेस सेलेबल पे, और फेमिनाइन राइम क्या होता है, इसका एंड होता है अनस्ट्रेस सेलेबल पे। बस इतना याद रखो। और फेमिनाइन राइम को और किस नाम से जाना जाता है, डबल राइम, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, सिमियोटिक्स इज, सिमियोटिक्स क्या है, सिमियोटिक्स मतलब सांकेतिकता, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्टडी ऑफ सिंबल्स एंड साइन, मतलब सिंबल और साइन की स्टडी, सिंबल्स एंड साइन का अध्ययन करना ही सिमियोटिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट, द मेजर कैरेक्टर हु स्टैंड्स डायरेक्टली अपोज टू द प्रोटागोनिस्ट इज, जो मेजर कैरेक्टर होते हैं, जो स्टैंड होते हैं, डायरेक्टली अपोज करते हैं किसका, प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मीन्स क्या होता है, हीरो, जो जैसे कोई मूवी का हीरो, और मूवी के विलन को क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, और मूवी के हीरो को क्या बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मेजर कैरेक्टर होता है, जो स्टैंड करता है, डायरेक्टली अपोज करता है किससे, प्रोटागोनिस्ट से, उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एंटागोनिस्ट ही अपोज करता है हीरो का। हीरो का कौन करता है, विलन ही करता है, तो एंटागोनिस्ट मीन्स क्या होता है, विलन। इसको लिख लीजिएगा, एंटागोनिस्ट विलन, प्रोटागोनिस्ट हीरो।
एंटागोनिस्ट को विलन कहते हैं, प्रोटैगोनिस्ट को हीरो कहते हैं। नेक्स्ट, द टर्म फॉर अ जापानीज पोएम ऑफ 3 लाइन्स विथ 17 syllables 5 in 5 इज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक टर्म है, जापानीज पोएम है जो 3 लाइन की होती है, जिसमें 17 syllables पाए जाते हैं। 3 लाइन की पोएम होती है। पहले में कितना syllables होता है? 5, दूसरे में कितना syllables होता है? 7 एंड तीसरे में कितना होता है? 5, और कुल मिला के कितना हो जाता है? 17 syllables पाए जाते हैं। तो ऐसे पोएम को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइकू। आप लोग पढ़े होंगे हाइकू। ये एक जापानीज पोएम है, यहाँ पे पूरा लिख दिया, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ये एक जापानीज पोएम है, 3 लाइन्स की है, 17 syllables इसमें है। तीनों लाइन में, पहले लाइन में 5 syllables, दूसरे में, सेकेंड लाइन में 7 एंड थर्ड में 5। उसे क्या कहते हैं? हाइकू, HAIKU। आप लोग को दिख रहा होगा, 1 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइकू। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन विच रिगार्ड्स अ प्लेजर एज द चीफ गुड इज। यहाँ पे क्या कह रहा है? द डॉक्ट्रिन विच रिगार्ड्स, जो सिद्धांत, डॉक्ट्रिन मीन्स क्या होता है? सिद्धांत। जो सिद्धांत प्लेजर के लिए माना जाता हो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, हेडोनिज्म। हेडोनिज्म मीन्स क्या होता है? प्रेमवाद। क्या होता है? प्रेमवाद। मतलब जो डॉक्ट्रिन मीन्स क्या होता है? सिद्धांत। जो सिद्धांत प्लेजर के लिए माना जाता हो, रिगार्ड करता हो, उसे क्या कहते हैं? हेडोनिज्म, मतलब प्रेमवाद। नेक्स्ट, अरोरा इज। अरोरा क्या है? राइट आंसर द गुडीज ऑफ द डॉन। डॉन की देवी है। नेक्स्ट, 57 का, दिस इज द टर्म विच हैज क्वाइंड बाय वाशिंगटन एल्स्टन एंड इंट्रोड्यूस बाय एलियट। यह एक टर्म है जिसको क्वाइन किसने किया है? वाशिंगटन एल्स्टन ने किया है, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है? TS एलियट ने किया। वो टर्म कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इस टर्म को यूज करने वाला कौन है? इस टर्म को क्वाइन करने वाला कौन है? वाशिंगटन एल्स्टन है। और इस टर्म को इंट्रोड्यूस किसने किया, यानी कि यूज किसने किया? तो TS एलियट ने किया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द टर्म यूज फॉर आर्टिस्ट आर राइटर्स हुज आइडियाज आर अहेड ऑफ दियर टाइम आर न्यू राइटिंग शोविंग इनोवेशन इन स्टाइल एंड मैटर इज। इसे क्या कहते हैं? इस टर्म को जो आर्टिस्ट या राइटर के लिए यूज किया जाता है, जिसके आइडियाज़ बहुत आगे हैं अपने समय में, और न्यू राइटिंग्स दिखाता है उनके स्टाइल और मैटर में, क्या कहते हैं? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एवेंट गार्ड। नेक्स्ट, हु यूज द टर्म स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम, ये जो टर्म है, इसको यूज किसने किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? GM हॉपकिंस। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि GM हॉपकिंस का फुल नेम क्या है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो GM हॉपकिंस का फुल नेम क्या है, ये आप लोग का काम है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो बताएगा मैं उसका नाम ज़रूर रिवील करूँगी। नेक्स्ट, इन लिटरेरी राइटिंग इज़ अ स्पीकिंग पिक्चर इट इज़। लिटरेरी राइटिंग में एक स्पीकिंग पिक्चर है, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमेज। नेक्स्ट, बेकन इज़ नोन एज। बेकन किसके लिए, फ्रांसिस बेकन किसके लिए जाने जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से किन्हें जाना जाता है? फ्रांसिस बेकन को। और फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल किसे जाना जाता है? हेनरी फील्डिंग को। द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट किसे जाना जाता है? चार्ल्स लैम्ब को। ओके, नेक्स्ट, विच पॉपुलर फ्रेज वॉज यूज बाय विलियम जेम्स इन प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कौन सा पॉपुलर फ्रेज जो यूज किया गया है विलियम जेम्स के द्वारा, किसमें? उनका एक वर्क है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में, उन्होंने उस फ्रेज को, उस पॉपुलर फ्रेज को यूज किया है। तो वो पॉपुलर फ्रेज कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या हो जाएगा? द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट, it is a departure from the rules of pronunciation or diction for the sake of rhyme or meter, or an unjustifiable departure from act. It is known as।
इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोएटिक लाइसेंस कहते हैं इसे। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 8 iambic pentameter lines and an alexandrine with rhyming A B A B B C B C C it is। ये 8 iambic pentameter लाइन से मिलकर बना है और ये एक एलेक्जेंड्राइन है जिसकी राइमिंग है क्या? A B A B B C B C C it is। इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंसरियन स्टैंजा। नेक्स्ट, द टर्म इंटरटेक्सुअलिटी इज एसोसिएटेड विद। इस टर्म से कौन एसोसिएट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूलिया क्रिस्टेवा। इस टर्म से कौन एसोसिएट है? जूलिया क्रिस्टेवा। नेक्स्ट, Here are some comments by Samuel Pepys about Shakespeare plays, find the incorrect one। यहाँ पे कुछ कमेंट दिया गया है, सैमुअल पेपीज ने दिया है शेक्सपियर के प्ले के बारे में, तो कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। पहला देख लेते हैं, द वर्स्ट दैट आई एवर हर्ड इन माई लाइफ। ये किस सैमुअल पेपीज ने किसको कहा है, किस पर कहा है, कौन से प्ले पे? रोमियो एंड जूलियट पे कहा है। दूसरा है द मोस्ट इंसिपिड रेडिकुलस प्ले दैट एवर आई शॉ इन माई लाइफ। ये सैमुअल जी किस पे कहे हैं? मिडसमर नाइट ड्रीम पे। नेक्स्ट, ये हो गया अ सिली प्ले नॉट रिलेटेड एट ऑल टू द नेम और डे। ये किस पे कहे हैं? मिडसमर नाइट ड्रीम पे। तो पूछ रहा था कि इसमें कौन सा करेक्ट है, यही पूछा है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है, एक मिनट, इसमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है 66 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये आपका इनकरेक्ट है, सिर्फ सी ये इनकरेक्ट है। अ शिली प्ले नॉट रिलेटेड एट ऑल द नेम और डेज सैमुअल पेपीज ऑन मिडसमर नाइट पे नहीं बोले हैं, बल्कि किस पे बोले हैं? 12th नाइट पे बोले हैं। ओके, ये जो वर्ड उन्होंने बोला है स्टेटमेंट, ये मिडसमर नाइट पे नहीं बोले हैं, 12th नाइट पे बोले, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 गलत था। नेक्स्ट, शेक्सपियर हिमसेल्फ प्लेड द रोल्स ऑफ। शेक्सपियर ने किस में, मतलब किस किस प्ले में रोल प्ले किया है? तो देख लेते हैं। ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट, उन्होंने एज यू लाइक इट में एडम का रोल किया है। ऑफ घोस्ट इन हैमलेट, हैमलेट में उन्होंने घोस्ट का रोल किया है। ऑफ किंग डंकन इन मैकबेथ, मैकबेथ में किंग डंकन का किया है। तो कौन सा इसमें सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, सारे सही हैं। एज यू लाइक में जो एडम का रोल है वो किसने किया है? शेक्सपियर ने किया है। हैमलेट में जो घोस्ट का रोल है वो किसने किया है? शेक्सपियर ने किया है। मैकबेथ में जो किंग डंकन का रोल है वो किसने किया है? शेक्सपियर। तो ये सारे सही हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे अभी आपको फैक्ट मिल जा रहे हैं, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं इससे। फाइंड द इनकरेक्ट वन, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ओनली 2 गलत है। देख लेते हैं। जो टिमोन है वो स्पेन थ्रेफ्ट के लिए जाना जाता है, किंग लियर जो है वो सेल्फ डिल्यूजन के लिए जाने जाते हैं, और रोमियो जो है वो इम्पल्सिवनेस के लिए जाना जाता है, और ओथेलो किसके लिए जाने जाते हैं? जेलेसी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? जेलेसी, फेथ के लिए नहीं, जेलेसी के लिए जाना जाता है, इसलिए ये गलत, यहाँ पे फेथ दिया था। टिमोन स्पेंड थ्रेफ्ट मीन्स क्या होता है? खर्च करने वाला, बहुत खर्चीला, बहुत खर्च करता था ना, तो ये इसके लिए जाना जाता है। ओथेलो जेलेसी के लिए जाना जाता है। किंग लियर सेल्फ डिल्यूजन के लिए जाता है। सेल्फ डिल्यूजन मीन्स क्या होता है? आत्मभ्रम। और रोमियो जो है वो इम्पल्सिवनेस के लिए जाना जाता है। इम्पल्सिवनेस मीन्स क्या होता है? लालसा या आवेग। ठीक है, तो यहाँ पे गलत क्या था? ओनली 2 गलत था। ओथेलो यहाँ पे फेथ दिया था, बल्कि ओथेलो जेलेसी के लिए जाना जाता है, लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, मैच द विलन्स विद द प्ले इन विच दे अपीयर। ये जो कुछ विलन हैं ये किस प्ले में अपीयर होते हैं? ओके, तो यहाँ पे हमको कैसे मिलाना है? 1 मिनट। 69 का तो यहाँ पे हमको कैसे मिलाना है? डॉन जॉन है, याचीमो है, यागो है, 3 हैं। तो अगर हमको नहीं भी पता है, लेकिन यागो को तो पता ही होगा कि यागो किस में है विलन, किस में है? ओथेलो में है, इतना तो हमको पता है, तो हम इसी से ही मिला लेंगे। तो 3rd का सी,
तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में थर्ड का सी है। सी में नहीं है, इसमें थर्ड का बी है, इसमें भी थर्ड का बी है, ये तो है ही नहीं। तो पहले वाले में ही थर्ड का सी है, तो पहले वाला ही सही हो जा रहा है। तो डॉन जॉन किस में है? डॉन जॉन सिमलिन में है, सॉरी डॉन जॉन किस में है? ये विलन का काम किस में किए हैं? मच अडू अबाउट नथिंग में किए हैं। या चीमो किस में किया है विलन का काम? सिमलिन में किया है। और यागो किस में विलन का काम किया? ओथेलो में किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, here are characters with their beloved and wives, the name of the plays are written before them। यहाँ पे कुछ उनके beloved और wives के कैरेक्टर, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर हैं जो उनकी beloved के साथ हैं या wives के साथ हैं। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है, देख लेते हैं 70 का। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, वैलेंटाइन विद सिल्विया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, फर्डिनेंड विद मिरांडा। नेक्स्ट है द विंटर्स टेल, फ्लोरिजेल एंड पर्डिटा, ट्वेल्थ नाइट और सीनो विद वियला, सिजेरियो यूनक, हैमलेट, क्लॉडियस विद क्वीन गर्टरूड। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा था? तो आपका सेकंड ही इनकरेक्ट था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। फर्डिनेंड विद मिरांडा किस में है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में नहीं है, बल्कि किस में है? द टेम्पेस्ट में है। तो यहाँ पे हमको बताना था कि कौन सा गलत है, तो ओनली 2 गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। ये वाला गलत था, मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला। फर्डिनेंड विद मिरांडा ये किस में है? टेम्पेस्ट में है। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स क्रिटिक्स विद दियर वर्क्स आर गिवन हेयर, विच इज़ द आर करेक्टली मैच। यहाँ पे शेक्सपियर के क्रिटिक्स हैं और उनके वर्क्स हैं दिए गए हैं। कौन सा इसमें करेक्टली मैच करना है हमको? यहाँ पे क्रिटिक्स है, यहाँ पे उनके वर्क हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन का कौन सा वर्क है? ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, जो 1592 में आया था। दूसरा देख लेते हैं निकोलस रो, लाइफ ऑफ शेक्सपियर 1700, फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी। निकोलस रो का कौन सा है? लाइफ ऑफ शेक्सपियर, जो 1709 में आया है। तीसरा क्या है? एडवर्ड डाउडन, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट 1875। एडवर्ड डाउडन का क्या है? शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, जो 1875 में आया है। नेक्स्ट, एसी ब्रेडली, शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904। शेक्सपियर एसी ब्रेडली का कौन सा वर्क है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, ये सभी सही हैं। यहाँ पे जो क्रिटिक दिया गया था और उनके वर्क सारे सही हैं, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, हेयर आर मेंशन द नेम्स ऑफ द स्पीकर विद देयर कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर प्लेज, फाइंड द करेक्ट वन। यहाँ पे कुछ स्पीकर्स हैं, शेक्सपियर के प्लेज के कुछ स्पीकर है और उनके कोट्स हैं। कौन सा सही है? करेक्ट वन कौन सा है? तो देख लेते हैं, पहला ही देख लेते हैं। यहाँ पे 72 का है। I kissed thee ere I killed thee, no away but this killing myself to die upon a kiss। ये किस में लाइनें हैं? ओथेलो में है। इसका स्पीकर कौन है? ओथेलो ही है। एक्ट 5 सीन 2 में है ये कौन बोलता है? ओथेलो ही बोलता है। सेकंड देख लेते हैं, एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। ये कौन बोलता है? ये किंग लियर में लाइनें हैं, अगलो सिस्टर बोलता है। नेक्स्ट, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडोन, ये कौन बोलता है? लेडी मैकबेथ बोलती है। और किस में है? मैकबेथ में। एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेरिटी, ये एंटोनी और क्लियोपेट्रा की लाइन है, बोलता कौन है? इनोबार्बस। पांचवा क्या है? वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये कौन बोलता है? प्रोस्पेरो। किस में है लाइनें? टेम्पेस्ट में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये सारे सही हैं, ऑल आर करेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, हेयर आर सम कैरेक्टर्स फ्रॉम किंग लियर, फाइंड द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे किंग लियर से कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? एडगर कौन है? सन टू ग्लॉसेस्टर, ग्लॉस्टर यहाँ पे है, ग्लॉसेस्टर सही है। एडमंड बास्टर्ड सन टू ग्लॉस्टर, ये भी सही है। क्यूरन एक कोर्टियर रहता है, सही है। ऑसवर्ल्ड स्टीवर्ट टू कॉर्डिलिया। पांचवा है गॉनरिल रीगन एंड कॉर्डिलिया, ये कौन है?
डॉटर टू लियर। तो इसमें गलत कौन सा है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, कौन सा गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4, बी गलत है, ओनली 4। ये जो ऑसवर्ल्ड है ये स्टीवर्ड टू कॉर्डेलिया नहीं है, बल्कि कौन है, गॉनड्रिल। ये किसका रहता है, कॉर्डेलिया का नहीं रहता है, गॉनड्रिल का स्टीवर्ड रहता है। स्टीवर्ड मीन्स क्या होता है, प्रबंधक, क्या होता है, प्रबंधक या खिदमतगार उसे बोलते हैं। तो ये कॉर्डेलिया का नहीं रहता है, ऑसवर्ल्ड किसका रहता है, गॉनड्रिल का रहता है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4, यही गलत था, ये ऑसवर्ल्ड वाला ही गलत था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शेक्सपियर सोनेट। यहाँ पे शेक्सपियर के सोनेट से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा देख लेते हैं पहले। द इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्टरन्स एंड 1 कॉपलेट। शेक्सपियरियन सोनेट को और किस नाम से जाना जाता है, इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, और इसमें 3 क्वार्टरन्स होते हैं और 1 कॉपलेट होता है। 3 क्वार्टरन्स यानी कि 4 लाइनों की 4 लाइन की स्टैंजा को क्या बोलते हैं, एक स्टैंजा भी बोलते हैं, उसे एक क्वार्टरन भी बोलते हैं। तो 4 लाइनों की 3 क्वार्टरन होते हैं, और कॉपलेट 2 लाइन को क्या कहते हैं, कॉपलेट कहते हैं। ये सही है। दूसरा है द राइमिंग स्कीम इज ए बी सी डी ई एफ जी एच, सॉरी ई एफ जी जी। यहाँ पे क्या कह रहा है, राइमिंग स्कीम क्या है इसकी, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये राइमिंग स्कीम हो गई। तीसरा क्या कह रहा है, शेक्सपियर हैज़ रिटन 164 सोनेट। अच्छा, आगे देख लेते हैं। एक मिनट, सॉरी, ये हो गया तीसरा। शेक्सपियर ने 164 सोनेट लिखे हैं इसमें। आगे है इन मोस्ट ऑफ हिज लव सोनेट ही एड्रेस द डार्क लेडी। उन्होंने अपने जो लव सोनेट है, अपने सबसे ज़्यादा सोनेट उन्होंने किसे एड्रेस किया है, डार्क लेडी को, हु इज़ आइडेंटिफाई एज मैरी फिटॉन। डार्क लेडी का रियल नेम क्या है, मैरी फिटॉन है, वन ऑफ द मेड्स ऑफ ऑनर इन अटेंडेंस ऑन द क्वीन। जो क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट में क्या थी, एक डांसर थी। एंड टू हिज फ्रेंड एंड पैट्रोन, और उनके दोस्त और पैट्रोन अर्ल ऑफ सदरहैम्पटन हेनरी रियोस्ले, और उनको डेडिकेटेड है। तो क्या ये सही है सारा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 74 का सी। 1, 2 एंड 4 सिर्फ आपका सही है, तो गलत कौन सा है यहाँ पे, 1, 2 एंड 4 ये आपका क्या है, सही है, सही पूछा था ना। 1, 2 एंड 4 ये गलत है आपका। शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सोनेट, ना कि 164। तो शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे थे, 154 लिखे थे, तो यही आपका गलत था। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट 75 का है, इट इज़ अ नैरेटिव पोएम अबाउट लुक्रेशिया। ये एक नैरेटिव पोएम है जो लुक्रेशिया के बारे में है। इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल, ये राइम रॉयल में लिखी गई है। इट इज़ मतलब 7 लाइन में, ये राइम रॉयल में लिखी गई है। इट इज़ डेडिकेटेड टू राइट ऑनरेबल हेनरी रियोस्ले। ये किसको डेडिकेटेड है, हेनरी रियोस्ले को, अर्ल ऑफ सदरहैम्पटन एंड बैरोन ऑफ टिचफील्ड, इन सबको क्या है, ये डेडिकेटेड है। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर पोएम, ये शेक्सपियर की पोएम है, विच इज़ पब्लिश इन 1594। ये पब्लिश कब हुई है, 1594 में। दिस पोएम इज, ये पोएम कौन सी है, ये पोएम कौन सी, जो नैरेटिव पोएम है लुक्रेशिया के बारे में बताया गया, राइम रॉयल में लिखा गया है, किसे डेडिकेटेड है, तो कौन सी पोएम है ये, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द रेप ऑफ लुक्रीज। नेक्स्ट 76, ड्रोमियो ऑफ यूफिसिस एंड ड्रोमियो ऑफ साइराकुज अपीयर इन, ये दोनों किस में अपीयर होते हैं, कौन से प्ले में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये दोनों किस में अपीयर होते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट प्ले भी है। नेक्स्ट, ओथेलो डज नॉट किल डेस्टिमोना इन जेलेसी बट इन अ कन्विक्शन फोर्स्ड अपॉन हिम बाय द ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन आर्ट ऑफ यागो। दिस इज द कॉमेंट ऑफ, ये किसका कॉमेंट है, यहाँ पे पूछ रहा है, ये जो कॉमेंट है ये किसका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस.टी. कॉलरिज का है। नेक्स्ट,
Here are mentioned the names of the speaker with their quotes from Shakespeare plays. Find out the incorrect one. यहाँ पे शेक्सपियर के प्ले से कुछ कोट दिए गए हैं, कौन सा उसमें इनकरेक्ट है? पहला देख लेते हैं, ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये कौन बोलता है? जैकवा बोलता है। और किस में लाइनें हैं यहाँ पे बता रहा है कि 12th नाइट में है। अच्छा, और देख लेते हैं आगे। पहला है व्हाट इज़ माइन इज़ योर्स एंड व्हाट इज़ योर्स इज़ माइन। ये ड्यूक विंसेंसियो बोलता है, किसमें? मेजर में। द लोनेटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। ये थीसियस बोलता है, किसमें? मिडसमर नाइट ड्रीम में। फोर्थ है लव शॉर्ट इज़ गुड बट गिवन अनशॉर्ट इज़ बेटर। ये ओलिविया बोलती है 12th नाइट में। अगले देख लेते हैं, व्हाट्स इन नेम दैट विच कॉल अ रोज बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट। ये जूलियट बोलती है रोमियो एंड जूलियट में। तो कौन सा इसमें गलत है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ही गलत है, ओनली वन, यही आपका गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए। देख लेते हैं क्या गलत है। पहला ही गलत है यहाँ पे, ये वाला गलत था। ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। ये जैकवा तो बोलता है, लेकिन किस में? एज यू लाइक इट में बोलता है, ना कि 12th नाइट में। तो यही गलत था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। सॉरी। नेक्स्ट है डॉगबेरी एंड वर्जिस आर टू पुलिस ऑफिसर्स अपीयर इन। ये डॉगबेरी और वर्जिस ये दो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये किस में अपीयर होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मच अडू अबाउट नथिंग में, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन। शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं वो किस पे बेस्ड है? नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क लाइव्स पे। ओके, नेक्स्ट, हेयर आर गिवन सम कोट्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोएम, फाइंड द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की कुछ कोट्स दी गई हैं उनके पोएम की, कौन सा उसमें इनकरेक्ट है? देख लेते हैं। वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ये कहाँ की है? इसमें दिखा रहा है कि इसमें इमोर्टैलिटी ओट की है। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं। आवर लाइफ स्टार हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग। ये इमोर्टैलिटी ओट की है। आगे देख लेते हैं। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये टिंटन एबे की लाइन है, सही है। वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। ये टू मिल्टन की लाइन है। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो पहला ही यहाँ पे गलत है, 81 का पहला ही गलत है। ये जो है वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ये टिंटन एबे की लाइन है, ना कि इमोर्टैलिटी की लाइन है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? ए फॉर एप्पल, ओनली वन। नेक्स्ट, 82 का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर। ये कौन कहता है? लोवेल। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस। ये लॉन्ग बोलते हैं, WJ लॉन्ग, वर्ड्सवर्थ के बारे में। डैडी वर्ड्सवर्थ, ये कौन बोलता है? एडवर्ड फिजरल्ड। फोर्थ है वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली शाइट बट इनसाइट। ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग किया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल आर करेक्ट। ये सारे स्टेटमेंट जो वर्ड्सवर्थ के बारे में बोले गए हैं सब पूरा सही है, ऑल आर करेक्ट, सारे सही हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड। यहाँ पे प्रील्यूड से कुछ स्टेटमेंट हैं, कौन से इसमें देख लेते हैं। पहला है द प्रील्यूड इज इन द 3 वर्जन। प्रील्यूड के 3 वर्जन हैं। पहला है 1791 प्रील्यूड विच इज कॉल्ड द 2 पार्ट प्रील्यूड, वॉज कंपोज ड्यूरिंग 1798-1799। तो प्रील्यूड के 3 वर्जन है। 1799 जो प्रील्यूड जिसे कहा जाता है 2 पार्ट प्रील्यूड, जो कंपोज हुआ है 1798 से 99 के बीच में। दूसरा क्या कह रहा है? 1805 प्रील्यूड विच इज़ इन 13 बुक्स वॉज डिस्कवर्ड एंड प्रिंटेड बाय अर्नेस्ट डी सिलिनकोट इन 1926। क्या कह रहा है कि 1805 में प्रील्यूड क्या हुआ था? 13 बुक के साथ आया था और इसको प्रिंट किसने किया था? अर्नेस्ट डी सिलिनकोट ने। कब? 1926 में।
आगे देख रहे हैं, आगे देखते हैं। द थर्ड वर्जन ऑफ 1850 प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 14 बुक्स अंडर द एडिटरशिप ऑफ मिस्टर कार्टर द पोएट सेक्रेटरी। क्या कह रहा है कि जो थर्ड वर्जन आया था वो 1850 में आया था प्रील्यूड का, और वो पब्लिश कब हुआ था? वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। कितने बुक्स में? 14 बुक्स में। किसके अंडर? एडिटरशिप टू मिस्टर कार्टर द पोएट सेक्रेटरी। जो मिस्टर कार्टर थे वो पोएट के कौन थे? सेक्रेटरी थे। और फोर्थ क्या कह रहा है? द प्रील्यूड प्रेजेंट द इम्प्रेशंस ऑन वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज मैच्योर मैनहुड। जो प्रील्यूड ने जो प्रेजेंट जो इम्प्रेशन जमाया था वर्ड्सवर्थ के माइंड पर, वो उनके अर्लीस्ट रिकलेक्शन से लेके उनके मैच्योर मैनहुड पर था। विच ऑफ द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड अबव इज आर करेक्ट। इसमें कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है, इसमें कौन सा करेक्ट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों आपके सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा फैक्ट दे दिया है, इसको नोट डाउन कर लो। 84 का देखते हैं। लंदन 1802 टू वर्ड्सवर्थ सोनेट, वर्ड्सवर्थ इन्वोक्स मिल्टन। जो लंदन 1802 है ये वर्ड्सवर्थ की सोनेट है। ये वर्ड्सवर्थ इसमें इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं किसकी? मिल्टन की, बुलाते हैं मिल्टन को। मिल्टन स्टैंड्स फॉर लॉफ्टी आइडियल्स। द पोएट फील्स दैट मिल्टन शुड बी अलाइव एट दिस टाइम। पोएट को फील होता है कि मिल्टन को इस समय जीवित रहना चाहिए। दिस सोनेट इज़ अ ट्रिब्यूट टू मिल्टन। ये सोनेट किसको ट्रिब्यूट की गई है? मिल्टन को। फर्स्ट इट इज़ पब्लिश अंडर द टाइटल टू लंदन 1802। पहला ये पब्लिश हुआ है किसके टाइटल के अंडर? टू लंदन 1802। बट वर्ड्सवर्थ चेंज इट्स टाइटल, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसकी टाइटल को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू मिल्टन। ये टू मिल्टन की बात हो रही थी। नेक्स्ट 85 का। इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ की पॉपुलर पोएम्स है। इट इज़ कंपोज इन 1798। ये 1798 में कंपोज हुआ है। पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स, और पब्लिश कब हुआ है? लिरिकल बैलेड्स में। इट कंटेन्स 32 लाइन्स इन 8 स्टैंजा। इसमें कितने स्टैंजा हैं? 8 हैं। और कितने लाइन्स हैं? 32। इट प्रमोट दैट नेचर इज़ द बेस्ट टीचर। ये प्रमोट करता है कि नेचर क्या है? एक बेस्ट टीचर है। इट मेक्स अ कंपैरिजन ऑफ द सिटी लाइफ विद नेचुरल लाइफ। इसमें कंपैरिजन किस में होती है? सिटी लाइफ और नेचुरल लाइफ के बीच में कंपैरिजन होती है। हेंस द नोशन ऑफ करप्शन एंड प्योरिटी आर शोन इन कंट्रास्ट। इसमें क्या करप्शन और प्योरिटी दिखाया गया है। द पोएट फील दैट अ मैन कैन लर्न मोर फ्रॉम नेचर देन फ्रॉम अ बुक। पोएट इसमें फील करते हैं कि जो मैन होते हैं, जो आदमी, हमें क्या करना चाहिए? नेचर से ज़्यादा हम सीख सकते हैं बजाय बुक से। हमें बुक से नहीं बल्कि हम नेचर से ज़्यादा सीख सकते हैं। एंड आगे देखते हैं 85 का। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट इज द सब टाइटल ऑफ दिस पोएम। व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल? इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल, द टेबल स्टंड। इसकी बात कर रहा था। तो टेबल स्टंड की सब टाइटल क्या है? इसको लिख जरूर लीजिएगा। एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, ये टेबल टन का सब टाइटल है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट 86 का। इट इज़ वर्ड्सवर्थ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। ये वर्ड्सवर्थ की लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। आर अ टेल, ये एक टेल है वर्ड्स में। इट इज़ रिटन 1798, ये 1798 में लिखी गई है। पब्लिश इन 1890, 1819 में पब्लिश हुई है। वर्ड्सवर्थ डेडिकेटेड इट टू रॉबर्ट सदी। इस पोएम को वर्ड्सवर्थ ने किसे डेडिकेट किया? रॉबर्ट सदी को। द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैन एज अ सिनर। ये जो पोएम है ये शुरू होती है एक मैन से जो कि एक सिनर है। नेचर हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन हिम। नेचर का प्रभाव उनके ऊपर नहीं है। ही इज़ अ पॉटर, वह एक कुम्हार है। पॉटर मीन्स क्या होता है? कुम्हार, बर्तन बनाने वाला। वंस ही लूजेज हिज वे, उन्होंने अपना जो वे है वो लूज़ कर दिया है। लेटर ही बिकम अ बेटर मैन बिकॉज ऑफ हिज स्पिरिचुअल एंड सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस। बाद में वो एक अच्छे आदमी बन गए क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअल और नेचुरल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे कह रहा है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? पीटर बेल की। नेक्स्ट देख लिए यहाँ पे कितना एक पोएम है, उस पोएम के बारे में बताया कि वो एक नैरेटिव पोएम है। कितने सारे फैक्ट दे दिया है पीटर बेल के बारे में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग ज़रूर बताइए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग को।
इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। वर्ड्सवर्थ ने किसे इसे रेफर किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को उन्होंने रेफर किया है। नेक्स्ट, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर दिस लाइन अपीयर्स। ये जो लाइनें हैं, मिल्टन तुम्हें इस समय रहना चाहिए, लाइनें कहाँ आती हैं, तो कहाँ आती हैं, टू मिल्टन लंदन 1802 में आता है। ये पब्लिश कब हुआ था, 1807 में हुआ था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट, द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून दिस लाइन इज। ये लाइनें कहाँ आती हैं आपकी, ये लाइनें आती हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में आती हैं। किस में आती हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में आती हैं। तो राइट, ये क्या है, एक सोनेट है और ये कंपोज कब हुआ है, 1802 में हुआ है। ये कंपोज हुआ है और ये पब्लिश कब हुआ है, 1807 में हुआ है। ओके, ये एक पेट्रार्कल सोनेट पे बेस्ड है। नेक्स्ट, द सॉलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन। सॉलिटरी रीपर जो गा रही है, किस में गा रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, अर्स गायलिक में गा रही है। तो सॉलिटरी रीपर किस में गा रही है, अर्स गायलिक में। ये कंपोज कब हुआ था, कंपोज हुआ था ये 1803 में हुआ था और पब्लिश किस में हुआ था, कब हुआ था, 1807 में हुआ था, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में हुआ था। ओके, ये एक लिरिक है, क्या है, ये एक लिरिक है, ठीक है। और इन्होंने कब लिखा था इसको, ड्यूरिंग द स्कॉटलैंड टूर, जब वो स्कॉटलैंड जा रहे थे तब उन्होंने इसको लिखा था, सॉलिटरी रीपर को। नेक्स्ट, द एक्सकर्जन डेटेड 1840 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। नेक्स्ट, इन द पोएम सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट्स। पोएम में, इस पोएम में सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ये एक पोएम है वर्ड्सवर्थ की, उसमें वो सेलिब्रेट्स करते हैं, तो किसके लिए, हिज वाइफ मैरी के लिए, वो अपनी बीबी के लिए ही लिखते हैं ये सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, तो इसमें सेलिब्रेट करते हैं। ये पब्लिश कब हुई है, ये जो पोएम है सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ये पब्लिश कब हुई है, ये 1804 में पब्लिश हुआ है। और सॉरी एक मिनट, सॉरी, ये जो है पोएम सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ये कंपोज हुआ है, ये कंपोज हुआ है 1804 में और पब्लिश कब हुआ है, 1807 में। ये पब्लिश हुआ था और ये कंपोज हुआ था और ये उन्होंने अपनी वाइफ मैरी हचिंसन के लिए लिखा था। नेक्स्ट, बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइन कहाँ पे आती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, इसमें ये लाइनें आती हैं। तो ये कब आया था, ये कंपोज हुआ था कब, 1798 में। लूसी पोएम की है, 5वीं पोएम में से है, जो लूसी नाम की जो पोएम है उनकी, उसमें से है ये एक। तो ये 1798 में कंपोज हुआ था और पब्लिश कब हुआ था, 1800 में ये पब्लिश हुआ था, जो कि ये एक बैलेड है। क्या है, बैलेड है, इसको लिख लीजिएगा, बैलेड फॉर्म में है, ये एक बैलेड फॉर्म में है और एक एलिजी मानी जाती है ये। नेक्स्ट, 94 का, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन A slumber did my spirit seal, and 3 years she grew in a sun and shower are the 4 poems of Wordsworth Lucy poems। ये वर्ड्सवर्थ की लूसी पोएम से 4 पोएम्स हैं। 1 poem was added later, एक पोएम को बाद में जोड़ा गया, कब, 1801 में। विच वन, वो पोएम कौन सी है। 4 पोएम्स पहले थी लूसी पोएम में और एक पोएम को 1801 में। सारे चारों पोएम्स कब लिखी गई हैं, 1798 में, लेकिन एक पोएम को बाद में जोड़ा गया, उसको कब लिखा गया, 1801 में। तो वो पोएम कौन सी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही है, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन। ओके, नेक्स्ट 95 का, हर्बर्ट रेड कॉलरिज Hazlitt, Dickens, Matthew Arnold, T.S. Eliot and Harold Bloom are a few names known for criticism on। ये सारे जो कुछ नेम हैं, ये सारे किसके क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ के।
नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पैसेज दे दिया गया है 96 से 100 तक, आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ले लीजिए। और आगे भी ले लीजिए। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। वेलफेयर, वेल बीइंग, एफ्लुएंस आर सम वर्ड्स, फाइंड आउट द वर्ड दैट हैज सिमिलर मीनिंग। यहाँ पे फाइंड करना है जो सिमिलर मीनिंग हो, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, प्रॉस्पेरिटी। वेलफेयर, वेल बीइंग, एफ्लुएंस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी। दूसरा देख लेते हैं। इन द पैसेज देयर इज़ अ वर्ड विच मीन्स ऑल्दो, फाइंड आउट द वर्ड। इस पैसेज में एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? ऑल्दो। ऑल्दो, फाइंड आउट द वर्ड, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, एल्बिट। 97 का सी। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ मेजर। मेजर का एंटोनिम क्या होगा? तो मेजर का एंटोनिम माइनर हो जाएगा। दूसरा है, नेक्स्ट है, इन द पैसेज एग्रीकल्चर इज डिस्कस्ड एज, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, अ प्रोफेशन इन अ रूरल स्पेस। नेक्स्ट, द सूटेबल टाइटल इज, इसका सूटेबल टाइटल क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे भी फिर पैसेज आ गया है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। 101 से 105 तक है। छोटा ही है, इसको ऐसे ले लीजिए, इतना ही बड़ा ही है, हाँ इतना ही बड़ा ही, इसको ले लीजिए। ओके, अब बढ़ते हैं। नहीं, और भी है, काफ़ी बड़ा है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। 101 का, द वर्ड फॉर बीइंग एवरीवेयर सिमल्टेनियसली इज, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट। जो हर जगह रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट, 102 का, डिस्टेंस आर अदरवाइज इनएक्सेसिबल, दिस मीनिंग फाइंड्स बेस्ट इन द वर्ड, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिमोट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिमोट। रिमोट मीन्स क्या होता है? दूर, दूर या दूरी। नेक्स्ट, व्हाट इज मेश, मेश क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अ न्यू वायरलेस टेक्नोलॉजी। 104 का, वो विच इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैटेलाइट कनेक्शन नाउ मेक ब्रॉडबैंड एक्सेस पॉसिबल इन रिमोट एरियाज, डी है। 105 का, प्लेंटीफुल, एबेंडेंट आर द वर्ड्स, फाइंड आउट द वर्ड दैट हैज सिमिलर मीनिंग इन द पैसेज। ये जो प्लेंटीफुल है या एबेंडेंट है, ये वर्ड्स हैं जो सिमिलर मीनिंग हमको बतानी है। तो प्लेंटीफुल या एबेंडेंट मीन्स क्या होता है? प्रचुर मात्रा। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पल। एम्पल मीन्स क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। एनर्मस मीन्स क्या होता है? विशाल। क्या होता है? विशाल। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है? लचीला। रिमोट मीन्स क्या होता है? दूर या दूरवर्ती। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, प्लेंटीफुल, एबेंडेंट, इन सब का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, एम्पल। एम्पल मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में। 106 का देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? पढ़ लेते हैं। मिल्टन इज द पोएट ऑफ स्टीडफास्ट विल एंड पर्पज, ये कौन कहता है? लॉन्ग। इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स, मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन, ये मार्क पैटिसन कहते हैं। इफ़ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, ये हचिंसन कहते हैं। आगे देख लेते हैं।
मिल्टन्स डेविल एज अ मॉरल बीइंग इज एज फॉर सुपीरियर टू हिज गॉड, ये हैजलिट कहते हैं। मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, ये जॉन बैली कहते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं, सारे जो कोटेशन है, ये सारे सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट 107 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिल्टन सोनेट। मिल्टन के सोनेट के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, फाइंड द करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट करना है। अब मिल्टन के सोनेट से कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट है। मिल्टोनिक सोनेट डिफर्स फ्रॉम शेक्सपियरियन सोनेट। मिल्टन की जो सोनेट है, मिल्टोनिक सोनेट, वो शेक्सपियरियन सोनेट से डिफर है, क्या ये सही है? दूसरा है, मिल्टन फॉलोज द पेट्रार्कन पैटर्न ऑफ ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड सस्टेट ऑफ 6 लाइन। मिल्टन फॉलो करते हैं पेट्रार्कन पैटर्न को, जिसमें ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव जो 8 लाइन का होता है, सस्टेट जो 6 लाइन का होता है। विद द राइमिंग स्कीम इसकी होती है ABBA, CDE, CDD। यहाँ पे जो ये जो आपकी 8 लाइन है ऑक्टेव की है, ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन जो सस्टेट की राइमिंग स्कीम होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे देखो CDE CD आया, फिर CD आया, ये फिक्स नहीं बल्कि ये फिक्स है ABBA। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? वो दोनों सही है अब तक। मिल्टन डज नॉट फॉलो द पेट्रार्कन थीम, ही टेक्स रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थीम्स फॉर हिज सोनेट, ये कह रहा है। दूसरा है, फोर्थ है, मिल्टन सोनेट आर फ्यू इन नंबर्स बट दे आर रिच एंड शोल स्ट्रिंग ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज सोनेट विच डील्स विद द मेंटल एगोनी कॉज्ड बाय हिज ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? D। 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ये चारों आपके सही हैं। आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ मिल्टन्स पेस्टोरल एलजी ऑफ 193, ये मिल्टन की पेस्टोरल एलजी है जिसमें कितने लाइनें हैं? 193 लाइनें हैं। इट इज़ एन एलजी, ये एक एलजी है। ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, ये एडवर्ड किंग के डेथ पर लिखी गई है। एडवर्ड किंग इज मिल्टन्स फ्रेंड एट क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। एडवर्ड किंग कौन है? मिल्टन के फ्रेंड हैं क्राइस्ट कॉलेज के। ही इज ड्राउन्ड वाइल क्रॉसिंग फ्रॉम चेस्टर बे ऑफ डबलिन, वह डूब गए थे जब वो चेस्टर बे से डबलिन को पार कर रहे थे, डबलिन जा रहे थे। द पोएट मिल्टन टॉक्स ऑफ फेथ, इसमें जो पोएट मिल्टन है वो फेथ की बात करते हैं। रिसरेक्शन एंड रेडिम्शन की बात करते हैं। सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइज दिस पोएम एंड कॉल्स इट, सैमुअल जॉनसन ने इस पोएम को क्रिटिसाइज किया है और कहा है इजी वल्गर, क्या कहा है? इजी वल्गर एंड देयर फॉर डिस्कस्टिंग दिस पेस्टोरल एलजी, ये क्या है? मतलब उस पोएम को सैमुअल जॉनसन ने भी क्रिटिसाइज कर दिया, क्या कह के? ये इजी है, वल्गर है और इसलिए ये डिस्कस्टिंग है। तो वो कौन सी पोएम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिसिडास की बात कर रहा है ये, जो 1637 में आई है। नेक्स्ट, मिल्टन्स फर्स्ट period in form 1629 to 1640. During this period he composed poems like El Allegro, Il Penseroso, Comus and Lycidas. This period is known. मिल्टन का जो फर्स्ट पीरियड था 1629 से 1640 तक, ये पीरियड उन्होंने कंपोज किया था, कुछ पोएम कंपोज उन्होंने लिखे थे, कुछ कविताएं लिखी थी। कौन कौन सी? पहला था एल एलिग्रो, दूसरा था एल पेंसेरोसो, कॉमस और लिसिडास को उन्होंने लिखा था। तो ये पीरियड जाना जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉटन पीरियड के नाम से जाना जाता है ये पीरियड। हॉटन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हॉटन पीरियड में उन्होंने कौन कौन सी पोएम लिखी थी। तो एल एलिग्रो, इल पेंसेरोसो, कॉमस, लिसिडास, आर्केड्स, ये सारी पोएम्स उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट 110, मिल्टन सेकेंड पीरियड इज फॉर्म 1640 टू 1663। मिल्टन का जो सेकेंड पीरियड था वो 1640 से 1663 तक था। पॉलिटिकल वर्क्स एंड प्रोज राइटिंग आर इट्स मेन आउटकम, इनका जो पॉलिटिकल वर्क्स था और प्रोज राइटिंग थी ये इसका मेन आउटकम था। विच बुक इज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरोपेसिटिका। ये कब आया है? 1644 में आया, 1644 में आया है, जो कि एक प्रोज ट्रैक है इनका और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जानी जाती है, लिबर्टी ऑफ प्रेस के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट,
मिल्टन रोड दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स, विच वर्क इज दिस। मिल्टन ने इस वर्क को सिर्फ इसलिए लिखा था काम डाउन करने के लिए, किसको, पब्लिक के रिएक्शन को, ऑफ फियर, जो डरे हुए थे, किससे, बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स। जब चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में बिहेडेड किया गया था पब्लिकली, तो सारे पब्लिक क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे, और पब्लिक के रिएक्शन को, उनके डर को शांत करने के लिए मिल्टन ने एक वर्क लिखा था। उस वर्क का नाम पूछ रहा है, तो उस वर्क का नाम क्या है, ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है नॉट सेकेंड ही दैट रोड sublime upon the seraph wings of ecstasy। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, नॉट सेकेंड ही दैट रोड sublime upon the seraph wings of ecstasy, he saw but blasted with excess of light, closed his eyes in endless night। Who said this about Milton? ये मिल्टन के बारे में किसने कहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस ग्रे, इन्होंने ही कहा, ये इनकी ही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, किसकी स्टाइल ग्रैंड स्टाइल जानी जाती है, तो ऑब्वियसली किसकी जानी जाती है, मिल्टन की। नेक्स्ट, विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड रेनेसां, मिल्टन की कौन सी एपिक है जो प्रोडक्ट है रिफॉर्मेशन और रेनेसेंस का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही है पैराडाइज लॉस्ट का। नेक्स्ट, विच डॉक्ट्रिन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट, कौन सा सिद्धांत पैराडाइज लॉस्ट में पाया जाता है, डॉक्ट्रिन मीन्स क्या होता है, सिद्धांत, तो कौन सा सिद्धांत पाया जाता है, फ्रीडम ऑफ विल का ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही फ्रीडम ऑफ विल। नेक्स्ट, अ पैराडाइज विद इन दी हैप्पियर फॉर इज ऑफ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिल्टन। नेक्स्ट, हु रोट द म्यूजिक ऑफ मिल्टन्स वर्ड्स, किसने द म्यूजिक ऑफ मिल्टन वर्ड्स, ये किसने लिखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी लेविस ने लिखा है। नेक्स्ट, इट इज़ अ 3 एक्ट प्ले बाय गोल्सवर्दी, ये गोल्सवर्दी का 3 एक्ट प्ले है। इट प्रेजेंट हाउ द लॉ फेवर्स द रिच एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर, एक्सपेंस ऑफ द पुअर, ये दिखाता है कि कैसे लॉ किसकी तरफ फेवर में है, रिच के, जबकि पुअर के नहीं है। इट डिस्प्ले डिस्पैरिटी बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स, द हैव नॉट्स आर हेल्पलेस, जो हैव नॉट्स है वो बहुत हेल्पलेस है, मजबूर है बिफोर लॉ के सामने। जैक वार्थविक एंड जिम जॉन्स आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, दोनों ही चोरी के लिए जिम्मेदार हैं। जैक वार्थविक स्टील्स ऑफ वीमेंस स्काई ब्लू रेटिक्यूल वेलवेट सिल्क पर्स, जैक वार्थविक चुरा लेता है एक विमेन का स्काई ब्लू रेटिक्यूल वेलवेट सिल्क पर्स, जबकि जिम जॉन्स जो होता है वो स्टिल करता है क्या, एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स, दोनों ही चुराते हैं। आगे क्या कह रहा है, जिम जॉन्स क्या चुराते हैं, सिल्वर सिगरेट बॉक्स। द केसेस आर सिमिलर, दोनों के केस क्या है, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। द डिफरेंस इज वन, जैक वार्थविक इज द सन ऑफ अ वेल्दी लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैक वार्थविक किसका बेटा है, लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जबकि जिम जॉन्स एक अनएम्प्लॉयड लोफर है, जो कि एक अनएम्प्लॉयड क्या है, जिम जॉन्स कौन है, एक अनएम्प्लॉयड लोफर है। द अनड्यू फेवर इज शोन टू द रिच, फेवर किसकी तरफ ज़्यादा दिखाई देता है, रिच की तरफ। इट शोज हाउ मनी कैन चेंज द कोर्स ऑफ जस्टिस, कि कैसे जो मनी है वो कैसे जस्टिस को चेंज कर देता है। आगे क्या है, हेंस देयर आर 2 लॉ, वन फॉर द रिच एंड वन फॉर द पुअर, यहाँ पे 2 लॉ है, एक रिच की तरफ एक पुअर, फॉर द सेम क्राइम, एक ही क्राइम के लिए, सेम क्राइम के लिए। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्सवर्दी, ये किसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर बॉक्स 1906। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। आई रेड इन वेरियस चेम्बर, प्रैक्टिस्ड इन ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थॉरली, ये किसका स्टेटमेंट है। दूसरा है लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। तीसरा है द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज द अटर इम्पॉसिबिलिटी टू चेंज व्हाट यू हैव डन, हुज स्टेटमेंट आर दीज, ये किसका स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्सवर्दी का स्टेटमेंट है।
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। 120 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स? 3 नॉवेल्स की कौन सी सीरीज है? पहला है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो आया है 1906 में। इन चांसरी ये भी एक नॉवेल है जो 1920 में आया है। टू लेट जो 1921 में आया है, और 2 इंटरल्यूड इसमें है, इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट ये 1918 में आया है, एंड अवेकनिंग ये भी एक इंटरल्यूड है जो आया है 1920 में आया है। तो ये सब किसकी सीरीज है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द फोर्साइट सागा की। फोर्साइट सागा कब आया? 1922 में आया। इसमें इतनी सारी सीरीज है, 3 नॉवेल्स है, 2 इंटरल्यूड्स है। ओके, नेक्स्ट। विच ड्रामा डिपिक्ट द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस? कौन सा ड्रामा डिपिक्ट करता है? डिपिक्ट मीन्स क्या होता है? दर्शाता है। तो कौन सा ड्रामा डिपिक्ट करता है फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट किसके अगेंस्ट? सोशल फोर्सेस के अगेंस्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द मॉब। नेक्स्ट। अ यंग वुमेन किल्स हर ओन इलेजिटिमेट चाइल्ड। एक औरत जो एक यंग वुमेन जो अपने ही बच्चे को, अपने नाजायज बच्चे को मार देती है टू स्केप सोशल टायरनी, ताकि सोशल टायरनी से बचने के लिए। दिस हैपेंस इन द प्ले। ऐसा किस प्ले में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज में। ये सब गर्ल्सवर्दी के प्ले हैं। मिल्टन आस्क फॉर डिवाइन हेल्प इन राइटिंग हिज एपिक। ही टॉक्स ऑफ द नीड ऑफ एड बिकॉज ही हैज़ वॉट ही कंसिडर्ड इट टू बी अ डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी इज, उनकी क्या डिसएबिलिटी रहती है मिल्टन की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट। सोमिस फोर्साइट, हिज वाइफ आयरीन एंड ओल्ड जोलियन आर द कैरेक्टर्स ऑफ। ये सारे कैरेक्टर्स किस में हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्साइट सागा में है। एंड नेक्स्ट यहीं पे देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 125 का। गर्ल्सवर्दी आइडियाज़ ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन हिज कलेक्शन ऑफ एस्से एंटाइटल्ड। गर्ल्सवर्दी के जो आइडियाज़ वो ड्रामा पे हैं और वो किस में पाए जाते हैं? उनके कलेक्शन ऑफ एस्से हैं, किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये थे 125 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए ये भी ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।